मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था। अगर निवेश करते समय यह ख्याल कभी गुस्से में मन में नहीं आया ना, तो शायद आपने ठीक से निवेश किया ही नहीं है। निवेश ना अच्छे अच्छे समझदार लोगों को भी कई बार मूर्ख महसूस करा देता है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूरो इकोनॉमिक्स के जरिए। बिल्कुल, मतलब ये समझना कि जब पैसे की बात आती है, हमारे फैसले के पीछे दिमाग में असल में चल के आ रहा होता है। हाँ, ये न्यूरो साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी सबका मिला जुला रूप है। हमारे पास इसी पर आधारित एक चैप्टर के कुछ हिस्से हैं। जी। और हमारा मकसद क्या है? इस सामग्री से ये समझना कि निवेश का जो हमारा बर्ताव है वो आता कहाँ से है। सिर्फ थ्योरी या प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं, बल्कि एकदम बुनियादी बायोलॉजिकल लेवल पर। क्योंकि जब तक हम अपनी दिमागी पेंच नहीं समझेंगे, अपनी दौलत बढ़ाना मुश्किल है। सही कहा, दिमाग को साधना जरूरी है। और सबसे दिलचस्प पहेली तो ये है, हम सब ने सुना है, रटा है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। हाँ, ये तो पहला नियम है। पर असल में करते क्या है? महंगे में खरीद लेते हैं और सस्ते में बेच देते हैं। ये होता क्यों है? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। निवेशकों की गलतियां भी जानी पहचानी है, जैसे ये जानना कि बाजार को लगातार हराना लगभग नामुमकिन है, सही। फिर भी सोचना कि नहीं मैं तो कर लूंगा, या फिर घबराहट में सब बेच देना, पैनिक सेलिंग। बिल्कुल, ये जानते हुए भी कि शायद ये गलत फैसला है। हाँ, सोचिए कोई कंपनी है, उसकी कमाई उम्मीद से बस 1 सेंट कमाई और उसकी वैल्यू अरबों गिर गई। ये क्या है? देखिए, इसका जो जड़ है ना, वो काफी गहरा है। निवेश के हमारे फैसले अक्सर उतने तार्किक नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अच्छा। हमारे दिमाग में ना भावनाओं के बहुत पुराने सर्किट हैं, हजारों साल पुराने, जो बने थे जान बचाने के लिए। जैसे इनाम की तलाश करना, खतरे से दूर भागना, ये सर्वाइवल के लिए थे। ओके। दिक्कत ये है कि शेयर बाजार जैसे नए माहौल में ये पुराने सर्किट हमारे नए सोचने समझने वाले दिमाग पर हावी हो जाते हैं। तो हम तर्क से नहीं, भावना से फैसले लेते हैं। ज्यादातर ये हमें तर्कहीन नहीं बनाता, बस इंसान बनाता है। जानना कि क्या सही है और असल में वो कर पाना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। क्या हम इन सर्किट को कंट्रोल करना सीख सकते हैं? अनुभव से कुछ फर्क पड़ता है? कोशिश कर सकते हैं, पर ये मुश्किल है। देखिए ना, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एड नाम का निवेशक है। ठीक है। वो अपने घाटे वाले शेयर बेचने से मना कर देता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे लगता है वो शेयर ऊपर जाएगा। तो फिर क्यों? ताकि उसे दोबारा बेवकूफी का एहसास ना हो। एक बार खरीदते वक्त हुई, अब बेचते वक्त वो फिर से वो गलती मानना नहीं चाहता। ये तर्क नहीं है, ये अफसोस से बचने का डर है। ये तो आम निवेशक की बात हुई, पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या? वो तो ये सब जानते हैं। हाँ, जानते हैं, पर वो भी तो इंसान है। हैरी मार्कोविच का नाम सुना होगा। हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता, पोर्टफोलियो थ्योरी के लिए। बिल्कुल, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने खुद अपने पैसों पर वो थियरी पूरी तरह से लागू नहीं की? सच में? क्यों? भविष्य में होने वाले पछतावे के डर से। उन्होंने एक आसान 50-50 का बंटवारा चुना, ताकि बाद में अफसोस कम हो। कमाल है, नोबेल विजेता भी अफसोस से डरते हैं। हाँ, या फिर जैक हर्स्ट का उदाहरण लें। बहुत ही कंजर्वेटिव निवेशक थे, लेकिन वो छोटी सी रकम से बड़े लॉटरी जैसे रिस्क लेते थे। क्यों? अपने दबे हुए सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये दिखाता है कि सिर्फ जानकारी होना या एक्सपर्ट होना भी काफी नहीं है, भावनाएं हावी हो ही जाती हैं। बिल्कुल, जैसा डैनियल कहनेमैन ने कहा था, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये अफसोस से बचने का, गर्व महसूस करने का, इन सब भावनाओं का खेल ज्यादा है। और न्यूरो इकोनॉमिक्स इसी बात की पुष्टि करती है। तो न्यूरो इकोनॉमिक्स ने दिमाग के स्तर पे क्या पाया है? कुछ खास बातें? हाँ, कुछ बहुत दिलचस्प चीजें पता चली हैं। जैसे पैसे का फायदा या नुकसान, ये सिर्फ अकाउंटिंग की बात नहीं है। ये हमारे शरीर में, हमारे बायोकेमिस्ट्री में बदलाव लाते हैं। मतलब ये कि जब आप इन्वेस्ट में पैसा बनाते हैं, तो आपके दिमाग में जो न्यूरल एक्टिविटी होती है, वो वैसी ही होती है जैसी कोकेन या मॉर्फिन लेने वाले व्यक्ति में दिखती है। अरे, इतना गहरा असर? हाँ, और एक और बात, अगर कोई पैटर्न 2 बार दोहराया जाए, मान लीजिए किसी स्टॉक का दाम 2 दिन लगातार बढ़ा, तो हमारा दिमाग अपने आप मान लेता है कि तीसरे दिन भी बढ़ेगा, बिना किसी ठोस वजह के भी। हाँ, ये पैटर्न खोजने की हमारी आदत है, बहुत गहरी आदत। और नुकसान का क्या? नुकसान का असर और भी तगड़ा होता है। पैसे का घाटा दिमाग के उसी हिस्से में प्रोसेस होता है जो जानलेवा खतरे को पहचानता है। ओह, इसीलिए शायद हम नुकसान से इतना ज्यादा डरते हैं, उसे झेल नहीं पाते। शायद यही वजह है। और एक और बात, किसी फायदे की उम्मीद करना,
उसे असल में हासिल करने से ज्यादा मजबूत दिमागी प्रतिक्रिया दे सकता है। अच्छा, ये कैसे? मतलब उम्मीद का जो रोमांच है वो शायद असल प्राप्ति से ज्यादा बड़ा होता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, क्योंकि उम्मीद पूरी होते ही वो रोमांच चला जाता है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम सब एक तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर पर हैं जब निवेश की बात आती है। तो इसका हल क्या है? क्या भावनाओं को पूरी तरह दबा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दबाना कोई हल नहीं है। सोचिए, अगर डर बिल्कुल खत्म हो जाए तो इंसान बेतहाशा रिस्क लेने लगेगा। वो भी खतरनाक है। हाँ, ये भी सही है। लक्ष्य है संतुलन। भावनाओं को समझना, उन्हें जानना और फिर उनका सही इस्तेमाल करना। उनके काबू में आने के बजाय उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो ये संतुलन आएगा कैसे? शुरुआत कहाँ से करें? शायद खुद को समझने से। बिल्कुल, आप सही जगह पहुंचे हैं। सबसे जरूरी सबक शायद यही है, खुद को एक निवेशक के तौर पर समझना। एक पुरानी कहावत है वॉल स्ट्रीट की, अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो शेयर बाजार ये पता लगाने के लिए बहुत महंगी जगह साबित हो सकती है। सही बात। और न्यूरो इकोनॉमिक्स हमें इसी में मदद करती है, अपने इमोशनल पैटर्न, अपने बर्ताव को समझने में, ताकि हम उस निराशा के चक्कर से बाहर निकल सकें। अक्सर वही लोग सही रास्ते पर होते हैं जो पूरी तरह तय नहीं कर पाते कि वो जीनियस हैं या मूर्ख। वो बीच में रहते हैं, सीखते रहते हैं। और अगर हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं तो उसके फायदे क्या होंगे, ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे? फायदे कई हैं। आप ज्यादा यथार्थवादी लक्ष्य बना पाएंगे, निवेश के उतार चढ़ाव में ज्यादा शांत रह पाएंगे, धैर्य बढ़ेगा, गलतियां कम होंगी। हाँ, गलतियां कम होंगी, और सबसे बड़ी बात, शायद हम खुद को कोसना बंद कर देंगे। हम उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारा रिएक्शन, हमारी स्ट्रैटेजी। और बाकी चीजों को लेके कम परेशान होंगे। बिल्कुल, बाजार किधर जाएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा बर्ताव है। तो आखिर में बात यही है, निवेश की सबसे बड़ी जंग बाजार के खिलाफ नहीं है, वो खुद के खिलाफ है। अपने दिमाग को समझना। सही। ये सिर्फ पैसे कमाने या गंवाने की कहानी नहीं है, ये इंसान होने का मतलब समझने की कहानी है। हमारी जो अद्भुत क्षमताएं हैं और हमारी जो शर्मिंदा करने वाली कमजोरियां हैं, उन दोनों को जानना, और अपने बारे में जानने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता ही है। तो आज हम निवेश से जुड़े मनोविज्ञान की गहराई में जा रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि भाई पैसों को लेकर हमारा दिमाग कैसे चलता है। बिल्कुल। और आज का लक्ष्य ये समझना है कि हम अनजाने में कैसे अपनी ही सोच या भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। सही का। और कैसे बेहतर निवेशक बने। और ये स्रोत यही दिखाते हैं कि हम अक्सर ना खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाते, खासकर जब पैसा लगा रहे हों। हमारे सोचने के दो तरीके हैं। एक तो वो तेज फौरन वाला, जिसे सहज या रिफ्लेक्सिव कहते हैं। हाँ, गट फीलिंग वाला। हाँ, और दूसरा है धीमा, सोचने समझने वाला, विश्लेषणात्मक या रिफ्लेक्टिव। और ये दोनों ना अक्सर आपस में टकराते हैं। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। कैसे ये दो सिस्टम काम करते हैं और कहाँ हम चूक जाते हैं। हाँ। स्रोत कहते हैं कि गलतियां दोहराना बहुत आम है, जैसे गोल चक्कर में फंसे हों। हाँ, ये आम बात है। स्रोतों में कुछ बड़ी मजेदार उदाहरण हैं, जैसे वो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने CNH स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि उनके नाम के अक्षर थे। अरे हाँ। या फिर किसी को क्रिस्पी क्रीम डोनट्स इतने पसंद आए कि बस उसी के स्टॉक में पैसा लगा दिया। हाँ, स्वाद के आधार पर निवेश। और ये भी कि बोस्टन सेल्टिक्स दिन के स्टॉक का भाव खेल के नतीजों से ऊपर नीचे होता था, कंपनी कैसा कर रही है उससे नहीं। बिल्कुल, ये सब हमारी सहज सोच, वो जो रिफ्लेक्सिव सिस्टम है, उसी का काम है। तेज, ऑटोमेटिक और पूरी तरह भावनाओं से भरी हुई। अच्छा। अब देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये ठीक है, काम आती है, पर निवेश जैसे पेचीदा मामलों में खतरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो तथ्यों से ज्यादा कहानी पर ध्यान देती है। हाँ, कहानी या बस एक एहसास पर। जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े निवेशक भी, कहा जाता है कि कभी-कभी पीठ दर्द होने पर सोचते थे कि अपने निवेश बेच दें। क्या बात है। तो मतलब अगर किसी निवेश को लेके बहुत पक्का महसूस हो रहा हो तो शायद वहीं ज्यादा खतरा है। काफी हद तक। मैल्कम ग्लैडवेल की वो ब्लिंक वाली थियरी है ना, पलक झपकते फैसला लेने वाली। हाँ। वो निवेश में अक्सर उल्टी पड़ सकती है। आंख मूंद कर गट फीलिंग पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, और फिर एक और दिलचस्प चीज है एंकरिंग। हाँ, एंकरिंग। जिसे जॉन एफ कैनेडी की उम्र का अंदाजा लगाना।
दिमाग उनकी युवा छवि पर अटक जाता है। हाँ, और हम सोचते हैं वो कम उम्र के होंगे जब उनका निधन हुआ। या फिर वो फोन नंबर के अंकों के आधार पर अत्तिलाहुन की हार का साल बताना, ये तो कमाल का है ना? हमारी सहज सोच किसी भी पहली जानकारी वो एंकर से चिपक जाती है, भले ही वो बिल्कुल बेतुकी हो। और ये हमारी सोचने समझने वाली शक्ति को रोक देती है। हाँ, वो जो रिफ्लेक्टिव सोच है, जो तर्क लगाती है, धीमे धीमे गणना करती है, उसे ये बाईपास कर देती है। जैसे वो कैंडी बार और गम वाली पहेली। हाँ, वो $1.10 वाली। बिल्कुल। कुल $1.10, कैंडी बार गम से $1 ज्यादा। फौरन दिमाग कहता है गम 10 सेंट का। हाँ, लगता तो यही है। पर थोड़ा रुक कर सोचें तो गम 5 सेंट का है और कैंडी बार $1.05 का। सही, वो सहज सोच धोखा दे जाती है। और वो जेली बीन वाला प्रयोग, वो भी गजब है। हाँ, बताइए उसके बारे में। लोगों को पता था कि छोटे कटोरे में जीतने की संभावना ज्यादा है, 10% लाल जेली बीन। ठीक है। फिर भी उन्होंने बड़े कटोरे से चुनना पसंद किया, जहां शायद 9% या उससे भी कम लाल जेली बीन थी। ऐसा क्यों, जानते हुए भी? इसे कहते हैं डिनोमिनेटर ब्लाइंडनेस। मतलब हम जीतने के तरीकों की संख्या न्यूमरेटर पर ध्यान देते हैं, अरे वाह यहाँ ज्यादा लाल जेली बीन है। अच्छा। और कुल संभावना यानी डिनोमिनेटर, कुल जेली बीन्स, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। निवेश में ये कैसे दिखता है? निवेश में ये ऐसा है कि लोग म्यूचुअल फंड का पिछला बढ़िया प्रदर्शन न्यूमरेटर देखकर ललचा जाते हैं। हाँ, कि इसने इतना रिटर्न दिया। बिल्कुल। और उसके जो भारी खर्चे हैं डिनोमिनेटर, उसे अनदेखा कर देते हैं। जबकि खर्चे ही अक्सर भविष्य के रिटर्न का सबसे पक्का अंदाजा देते हैं। ओह, ये तो बड़ी शूक है। बिल्कुल। तो फिर क्या करें? क्या हमें सिर्फ अपनी विश्लेषणात्मक मतलब सोचने समझने वाली शक्ति पर ही निर्भर रहना चाहिए? पूरी तरह नहीं। स्रोत कहते हैं कि वो प्रणाली भी धीमी हो सकती है, थकाऊ हो सकती है। हाँ, और कभी कभी ना वो जरूरी चीजों से ध्यान भटका सकती है। जैसे वो इंजीनियर जो हर छोटी चीज का विश्लेषण करता रह जाए और बड़ी तस्वीर भूल जाए। अच्छा। हाँ, तो ये जो विश्लेषणात्मक प्रणाली है ये भी परफेक्ट नहीं है। स्रोत इसे कॉग्निटिव माइजर कहते हैं। कॉग्निटिव माइजर मतलब? मानसिक कंजूस। ये मेहनत से बचती है। हाँ, अच्छा। अगर कोई प्रॉब्लम मुश्किल लगे तो ये वापस कमान किसे सौंप देती है? सहज वाली को। बिल्कुल। जैसे उस प्रयोग में जहाँ स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर भी थे। हाँ। वो भी विशेषज्ञ के दावे को सही ढंग से परख नहीं पाए। उन्हें विकल्प 1 और 4 दोनों देखने चाहिए थे, पर पहला विकल्प आसान था और सही लग रहा था, तो बस उसी पे रुक गए। अरे बाप रे, मतलब विशेषज्ञ भी फंस सकते हैं। हाँ जी। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे संतुलन बनाए इन दोनों के बीच, सहज और विश्लेषणात्मक? हाँ, संतुलन जरूरी है। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। जैसे? एक तो किसी इंसान का कैरेक्टर समझने के लिए, जैसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर चुन रहे हो, तो अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल करें। अच्छा, वहाँ गट फीलिंग काम आ सकती है। हाँ, लेकिन जब बाजार में बहुत उतार चढ़ाव हो, मतलब तेजी हो या बड़ी मंदी, हाँ, जब भावनाएं हावी हों, तब ज्यादा सावधान रहें। 2 बार सोचें। ठीक है। और सिर्फ वो जानकारी मत ढूंढिए जो आपकी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करें। कंफर्मेशन बायस जिसे कहते हैं। हाँ, उसे गलत साबित करने की कोशिश करें। मुश्किल पर जरूरी है। बिल्कुल। फिर आकर्षक चार्ट या भाषा के असर से बचें, तथ्यों पर ध्यान दें। सही। निवेश के कुछ सरल नियम बना लें और उन पर टिके रहें, जैसे बेंजामिन ग्राहम की सलाह है। अनुशासन। जल्दबाजी में फैसला ना करें, थोड़ा रुकें, सोचें, जिसे कहते हैं स्लीप ऑन इट। अच्छा। और अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखें, एक ग्लोबल व्यू रखें, ना कि किसी एक शेयर के रोज के उतार चढ़ाव पर अटके रहें। बड़ी तस्वीर देखना। हाँ, और आखिर में जैसा वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक की कीमत के बजाय बिजनेस की असली वैल्यू को समझें। बिजनेस वैल्यू। ये जानना तो वाकई आंखें खोलने वाला है कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमें निवेश में अटका सकता है। हाँ, ये सिर्फ बेहतर निवेशक बनने के बारे में नहीं, शायद खुद को बेहतर समझने के बारे में भी है। बिल्कुल सही कहा। सफलता न तो पूरी तरह भावनाओं में बह जाने से मिलेगी, न उन्हें पूरी तरह दबा देने से। संतुलन। हाँ, संतुलन ही कुंजी है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को पहचानना और फिर उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना, यही रास्ता है। इन स्रोतों के इस गहरी पड़ताल से एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। अगर हमारा दिमाग पैसे जैसे इतने जरूरी मामले में हमें अनजाने में गुमराह कर सकता है, तो जिंदगी के और कौन से पहलू हो सकते हैं जहां हमारी वो अंदर की आवाज हमें चुपके से गलत दिशा दिखा रही हो और हमने कभी उस पर सवाल ही ना उठाया हो?
ये तो सोचने वाली बात है। आज की इस बातचीत में स्वागत है। हमारे पास ना कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं व्यवहारिक वित्त और न्यूरो इकोनॉमिक्स से जुड़े। हाँ, जो बताते हैं कि पैसा कमाने के फैसलों के पीछे हमारा दिमाग कैसे काम करता है, खासकर उम्मीद और लालच के मामले में। बिल्कुल। और हमारा मकसद है मतलब इन स्रोतों से ये समझना कि आखिर किसी फायदे की उम्मीद हमें इतनी ज्यादा क्यों लुभाती है, ये हमारे निवेश के फैसलों पर कैसे असर डालती है और हम कैसे थोड़े ज्यादा समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। और सबसे मजेदार बात जो इन स्रोतों से निकलकर आई वो ये है कि कभी-कभी पैसा कमाने की उम्मीद करना असल में पैसा हाथ में आने से ज्यादा अच्छा महसूस करा सकता है। अजीब है ना? हाँ, सुनने में तो अजीब लगता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये कैसे होता है कि किसी इनाम की उम्मीद असल इनाम से ज्यादा रोमांचक हो सकती है? हाँ, ये थोड़ा अटपटा जरूर है पर विज्ञान यही दिखाता है। देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है न्यूक्लियस एक्किम्बेंस। अच्छा। जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब इनाम प्रणाली का सेंटर है। दिलचस्प बात यह है कि ये हिस्सा असल में इनाम मिलने पर उतना एक्टिव नहीं होता। अरे? जितना इनाम मिलने की संभावना पर होता है। अच्छा। यानी एक तरह से दिमाग के लिए सफर मंजिल से ज्यादा रोमांचक हो सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। मुझे याद है एक स्रोत में ब्रायन नटसन के एफएमआरआई प्रयोग का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। एफएमआरआई, वो तकनीक जिससे दिमाग की एक्टिविटी पता चलती है। सही। तो उसमें जब लोगों को लगा कि वो $5 जीत सकते हैं, तो उनके दिमाग में ज्यादा हलचल हुई उसके मुकाबले जब उन्हें लगा कि वो सिर्फ $1 जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ लैब की बात नहीं है, असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जैसे लॉरी जिंक का किस्सा है। उन्होंने एक रियलिटी शो में करीब $1 लाख जीते थे। सूत्रों के मुताबिक आज भी जब लॉटरी का जैकपॉट बड़ा होता है ना, तो वो टिकट खरीद लेती हैं। अरे वाह, ये जानते हुए भी कि जीतने के चांस बहुत कम है। हाँ, जानते हुए भी ये उस पुरानी जीत की याद और फिर से वैसा ही महसूस करने की उम्मीद है। कमाल है। एक सर्वे में तो ये भी पता चला कि ओहायो लॉटरी के 82% करोड़पति विजेता जीतने के बाद भी लगातार टिकट खरीदते रहे। सोचिए जरा। और मार्क ट्वेन का किस्सा तो वो भी कमाल का है। अरे हाँ, चांदी मिलने की उम्मीद में वो इतने खुश हुए शायद जितने बाद में असल में अमीर होकर भी नहीं हुए होंगे। बिल्कुल। और फिर पूरी जिंदगी उसी पहली खुशी की तलाश में वो रिस्की निवेश करते रहे। ये दिखाता है कि उम्मीद की ये भावना कितनी ताकतवर है। हाँ, इसी को जॉक पैंक्सअप जैसे न्यूरो साइंटिस्ट हमारे दिमाग का सीकिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब किसी चीज को खोजने या पाने की चाहत वाला सिस्टम। सीकिंग सिस्टम। अच्छा। विकास के नजरिए से देखें तो इसका मकसद हमें उन कामों के लिए मोटिवेट करना था जिनमें सब्र चाहिए। जैसे लंबे समय बाद मिलने वाले बड़े इनाम का पीछा करना। चूहों पर जो प्रयोग हुए वो भी यही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वे अक्सर तुरंत मिलने वाले छोटे इनाम के बजाय देर से मिलने वाले बड़े इनाम को चुनते हैं। उम्मीद उन्हें ड्राइव करती है। लेकिन इसका कोई नुकसान भी तो होगा। अगर ये सिस्टम इतना शक्तिशाली है तो कहीं ये हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर तो नहीं करता? बिल्कुल करता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सिस्टम हमें क्या कहते हैं, संभावना यानी पॉसिबिलिटी को संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी पर हावी होने देता है। अच्छा, पॉसिबिलिटी ओवर प्रोबेबिलिटी। हाँ, लॉटरी का ही उदाहरण फिर से लें। $100 मिलियन जीतने का ख्याल इतना लुभावना होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि असल में जीतने की संभावना लगभग 0 है। वो ख्याल ज्यादा भारी पड़ता है। और निवेश की दुनिया में? निवेश की दुनिया में इसी वजह से वो कहावत बनी है, अफवाह पर खरीदो, खबर पर बेचो। बाय ऑन द र्यूमर, सेल ऑन द न्यूज। अच्छा, वो सेलेरा जेनोमिक्स वाला किस्सा इसी से जुड़ा है, जिनके स्टॉक की कीमत तब तक बढ़ती रहे जब तक वो जीनोम सीक्वेंसिंग की उम्मीद जगा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और जैसे कामयाबी की घोषणा हुई, स्टॉक गिर गया। हाँ, बिल्कुल भाई। उम्मीद खत्म, रोमांच खत्म, कीमत नीचे। इसमें हमारी याददाश्त का भी बड़ा हाथ है। याददाश्त का? कैसे? इसे मेमोरी बायस कहते हैं, स्मृति पूर्वाग्रह। उम्मीद की वजह से हमें संभावित फायदे ज्यादा साफ तौर पर याद रहते हैं, नुकसान धुंधले हो जाते हैं। अच्छा। जैसे वो जुआरी जो मान लीजिए $2 मिलियन हार चुका है, पर उसे अपनी $100,000 वाली जीत ज्यादा याद रहती है। हाँ, होता है ऐसा। इससे आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। हमारी यादें हमें असलियत से ज्यादा कामयाब महसूस कराती हैं। तो अगर हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड है तो हम ज्यादा तर्क संगत, ज्यादा सही वित्तीय निर्णय कैसे ले सकते हैं? स्रोतों में वॉरेन बफेट का जिक्र था। उनका तरीका क्या है? बफेट का नजरिया दिलचस्प है। वो कहते हैं कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो।
ये सोचो कि 5-10 साल में ये कंपनी कहाँ होगी, और कुछ हफ्तों तक तो उसकी स्टॉक कीमत देखो ही मत। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से प्रभावित ही मत हो। बिल्कुल, एकदम फंडामेंटल पर फोकस। और एक और तरीका बताया गया था, अपने पोर्टफोलियो को रोज के उतार चढ़ाव के बजाय एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखना। हाँ, ग्लोबल व्यू। शायद तिमाही या सालाना तौर पर। इससे शायद वो रोज रोज के रिएक्शन वाले फैसले कम हो जाते हैं। सही कहा, किसी एक शेयर के गिरने बढ़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बच सकते हैं। ये तो हुई निवेश को देखने की बात, पर दिमाग में चल रहे इस उम्मीद के खेल को सीधे तौर पर कैसे संभालें? हाँ, उस सीकिंग सिस्टम को मैनेज करना जरूरी है। पहला कदम तो ये है पहचाने कि कब आप किसी बड़े संभावित लाभ के लालच में आ रहे हैं, और खुद से पूछें इसकी वास्तविक संभावना कितनी है, क्या ये सच में मुमकिन है? ठीक है। दूसरा, अगर आपको पहले कभी अचानक बड़ा फायदा हुआ हो, कोई बड़ी जीत मिली हो, तो ज्यादा सावधान रहें। क्यों? क्योंकि वो याद आपको फिर से रिस्क लेने को उकसा सकती है। ये सोचना कि बिजली दोबारा गिरेगी, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। सही बात है। और ट्रिगर से बचना, जैसे बार बार स्टॉक प्राइस चेक करना। बिल्कुल, तीसरा पॉइंट यही है, उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको तुरंत फैसला लेने पर उकसा सकती हैं, जैसे लगातार कीमतें देखना या ब्रोकरेज के टिकर पर नजर रखना। वो ट्रिगर्स हैं। चौथा, कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें, एक तरह की कूलिंग ऑफ अवधि रखें। 2 बार सोचें। हाँ बिल्कुल। और पांचवा, निवेश के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट? हाँ, जिसमें आपके नियम साफ हों कि आप कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, किन कंडीशंस में, ताकि आप भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। ये अच्छा तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उम्मीद एक बेहद शक्तिशाली चीज है, हमारे अंदर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, और ये अक्सर हमें तर्कसंगत आकलन से, मतलब रैशनल थिंकिंग से भटका सकती है। सही। इस दिमागी पहलू को समझना ही बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की चाबी है एक तरह से। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। हाँ, अगर उम्मीद हमारी वित्तीय यादों और फैसलों पर इतना गहरा असर डालती है, तो जिंदगी के और कौन से पहलू हैं जो क्या हो सकता है कि इस ताकतवर भावना से इसी तरह प्रभावित होते होंगे? सोचने वाली बात है। शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। तो आज हम इस पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं कि ये जो वित्तीय भविष्यवाणियां होती हैं वो अक्सर मतलब गलत क्यों निकल जाती हैं, और कैसे हमारा दिमाग ही हमें ऐसे पैटर्न देखने पर मजबूर करता है जो शायद असल में हो ही ना, खासकर निवेश की दुनिया में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। हमारे पास मनोविज्ञान, न्यूरो इकोनॉमिक्स और निवेश व्यवहार पर कुछ सामग्री है। कोशिश यही है कि समझें कि ये भविष्यवाणियां क्यों गड़बड़ाती हैं और हम अपने दिमाग के इन झुकावों को कैसे संभालें। सही। पता है वो पुरानी कहानी है, बेबीलोन में बारू पुरोहित होते थे, भेड़ का जिगर देखकर भविष्य बताते थे। हाँ, सुना है। तो सोचने वाली बात है, क्या आज के जो बाजार गुरु हैं उनकी भविष्यवाणियां उससे बहुत अलग है? ये एक अच्छा सवाल है, और अगर आप आंकड़े देखें तो शायद जवाब आपको चौंका दे। अच्छा। हाँ, मतलब वॉल स्ट्रीट विशेषज्ञ जो कंपनियों की कमाई का अनुमान लगाते हैं, औसतन 40% तक चूक जाते हैं। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। अरे बाप रे, 41%! बिल्कुल। और बड़े बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना वो तो और भी मुश्किल साबित हुआ है हिस्टोरिकली। हाँ, वो पीटर बर्नस्टीन वाली बात याद आती है। हाँ, पोस्टकास्टिंग। हाँ, पोस्टकास्टिंग। मतलब जो हो गया उसे देखकर कहना कि अरे ये तो होना ही था, और फिर उसी को आधार बनाकर आगे का सोचना। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए बाजार हाल में बहुत तेज चला है, तो बस मान लिया कि अब तो ऊपर ही जाएगा। ये एक क्लासिक उदाहरण है। सही। तो ये अनुमान इतने गलत क्यों होते हैं फिर? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो बाजार ज्यादातर समय काफी कुशल होते हैं, मतलब जो जानकारी उपलब्ध है वो कीमतों में जल्दी शामिल हो जाती है। ठीक है। दूसरा, लागतें होती हैं, ब्रोकरेज, टैक्स वगैरह। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण, वो है अप्रत्याशित घटनाएं, रैंडमनेस, जिन्हें कोई नहीं देख सकता। हाँ, तो एक तरह से आज के विशेषज्ञ भी कभी-कभी उन पुराने बारू पुरोहितों जैसे ही लगते हैं। आत्मविश्वास तो पूरा होता है, पर सटीकता वो कमी रहती है। और हम इंसान पैटर्न खोजने के इतने दीवाने क्यों हैं? मतलब कहीं भी कुछ भी दिख जाता है। हाँ, ये दिमाग की एक खासियत है, इसे पेरिडोलिया कहते हैं। जैसे बादलों में चेहरे ढूंढ लेना या टोस्ट पर कोई शक्ल दिख जाना। हाँ। और निवेश में भी ये खूब होता है। वो सुपर बॉल कौन जीता, उससे बाजार का अंदाजा लगाना। या अक्टूबर का महीना मनहूस है स्टॉक्स के लिए। हाँ, ये सब उदाहरण है। हमारा दिमाग, खासकर उसका जो बायां हिस्सा है, वो एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है।
वो बिना किसी ठोस आधार के भी चीजों में कनेक्शन ढूंढ लेता है। अच्छा। हाँ, और विज्ञान भी मतलब इसी तरफ इशारा करता है। डैनियल कानमैन और एमोस ट्वेर्स्की का काम तो इसी पर था। हाँ, तर्कहीनता पर। बिल्कुल, कि हम अक्सर तर्क से नहीं, भावनाओं या शॉर्टकट से फैसले लेते हैं। हम छोटी सी जानकारी पर मतलब छोटे सैंपल साइज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। और हम बेस रेट को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब कोई चीज आमतौर पर कितनी होती है उसे भूल जाते हैं और किसी खास चमकीली जानकारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे वो सिक्का उछालने वाला उदाहरण। हाँ, वही। अगर सिक्का 6 बार उछालें और हर बार हेड आए तो वो उतना ही संभाव्य है जितना हेड टेल का कोई मिला जुला क्रम, जैसे HTTH। लेकिन हमें दूसरा वाला ज्यादा रैंडम या स्वाभाविक लगता है। सही बात है। अच्छा, और इसमें ये डोपामीन का क्या चक्कर है? कहते हैं ये हमें भविष्यवाणी का आदी बना सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डोपामीन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। ये असल में उम्मीद, प्रेरणा और इनाम की प्रत्याशा से जुड़ा है। अच्छा। जब हमें कोई अप्रत्याशित इनाम मिलता है, अचानक से कुछ अच्छा होता है, तो डोपामीन का स्तर बढ़ जाता है। ओके। अगर उम्मीद के मुताबिक ही मिलता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और अगर उम्मीद थी पर मिला नहीं तो डोपामीन का स्तर गिर जाता है। करने के लिए उकसाता रहता है। ये कुछ जुए की लत जैसा है। अच्छा। इनाम का संकेत मिलते ही डोपामिन रिलीज होने लगता है, चाहे असल में इनाम मिले या ना मिले, वो उम्मीद ही काफी है। ये तो गजब है। तो क्या दिमाग पर जो प्रयोग हुए हैं वो भी यही दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, ब्रेन स्कैन वाले प्रयोगों से पता चला है कि हमारा दिमाग अनजाने में भी पैटर्न सीखता है। इसे बिना जागरूकता के सीखना कहते हैं। हमारा जो सहज रिएक्शन वाला दिमागी हिस्सा है वो सोचने समझने वाले हिस्से से पहले ही पैटर्न पकड़ लेता है। एक और प्रयोग था जिसमें लोगों को स्क्रीन पर गोले या चौकोर दिखाए गए। हाँ। तो जब कोई चीज 2 बार हुई, जैसे 2 गोले दिखे, तो दिमाग अपने आप तीसरी बार भी गोले की ही उम्मीद करने लगा। यूं समझ लीजिए जैसे 3 मतलब ट्रेंड का नियम बन गया हो दिमाग में। और निवेशक बिल्कुल यही गलती करते हैं। सही पकड़ा। 3 साल से कोई फंड या स्टॉक अच्छा चल रहा है तो बस उसके पीछे पड़ गए। वो अमेरिकन हेरिटेज या ग्रैंड प्री फंड के उदाहरण थे ना, जो बाद में बुरी तरह पिट गए। बिल्कुल, इसी को रीसेंसी बायस कहते हैं, तात्कालिकता का पूर्वाग्रह। हम हाल की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा वजन दे देते हैं। हाँ। निवेशक अक्सर हाल के बढ़िया प्रदर्शन को देखकर ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं, और जब बाजार गिरता है तो डर कर नीचे दाम पर बेच देते हैं। क्लासिक गलती। जैसे 1999 में लोगों को बाजार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और 2003 में बिल्कुल कम, और दोनों ही बार वो गलत थे। हाँ बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद सवाल यही उठता है कि निवेशक करे क्या? इन दिमागी जालों से कैसे बचें? देखिए, सबसे जरूरी है उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें हम सच में नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अपनी उम्मीदें, यथार्थवादी लक्ष्य रखें, रिस्क को समझे, मतलब अगर हम गलत हुए तो कितना नुकसान झेल सकते हैं। ठीक है। तैयारी करें, शायद एक चेकलिस्ट बना लें, निवेश से पहले खर्चों पर ध्यान दें, कम फीस वाले फंड चुनें। हाँ, कमीशन भी। हाँ, कम ट्रेडिंग करें ताकि कमीशन बचे, टैक्स बचाने के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। आत्मानुशासन। बिल्कुल, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसी रणनीतियां इसमें मदद कर सकती हैं, क्योंकि वो भावनाओं को काफी हद तक दूर रखती हैं। सही कहा। और शायद सबूत मांगना भी जरूरी है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो भविष्यवाणी कर रहा है उससे पूछे कि भाई आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। हाँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। और शायद असली पैसा लगाने से पहले कागज पर थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, पेपर पोर्टफोलियो बनाकर। ये भी एक तरीका है। और बेस रेट का ध्यान रखें, मतलब आमतौर पर क्या होता है। हाँ, जैसे हर आईपीओ गूगल नहीं बनता, ज्यादातर तो औसत ही रहते। बिल्कुल। और फंड मैनेजर्स के प्रदर्शन का भी बेस रेट होता है। और हाँ, वो बात भी याद रखनी है कि सहसंबंध का मतलब कारण होना नहीं है। वो बांग्लादेश में मक्खन वाला उदाहरण। हाँ, कि बांग्लादेश में मक्खन का उत्पादन बढ़ रहा है तो अमेरिकी शेयर बाजार ऊपर जाएगा। ये मजाक जरूर है, पर मुद्दा गंभीर है। 2 चीजें एक साथ हो सकती हैं बिना किसी असली कनेक्शन के। सही। और आखिर में 2 छोटी मगर जरूरी बातें। पहला, थोड़ा ब्रेक लें बाजार से। हाँ, लगातार स्क्रीन देखने से वो ज्वारी वाला भ्रम पैदा हो सकता है, आप नकली पैटर्न देखने लगते हैं। और दूसरा, जुनूनी ना बने। लगातार कीमतें चेक करना वो भावनात्मक ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है और असल में आपके रिटर्न को कम कर सकता है। वो डोपामीन वाला चक्कर फिर से आ जाता है।
वीडियो गेम की तरह। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन पर टकटकी लगाए रखना आपको आदी बना सकता है। तो कुल मिलाकर सबक यही है कि वित्तीय भविष्यवाणी के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है। हाँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं, हमारा दिमाग हमें पैटर्न ढूंढने और हाल की सफलताओं के पीछे भागने पर मजबूर करता है, जिससे अक्सर गलतियां होती हैं। लेकिन अगर हम इन दिमागी झुकावों को समझें और उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम सच में नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे लागत, जोखिम और खासकर अपना व्यवहार, तो हम बेहतर नतीजे पा सकते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो वहां भी पैटर्न ढूंढता है जहां कोई पैटर्न है ही नहीं, तो वित्त के अलावा आज की जिंदगी में और कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां ये हमारा इंटरप्रेटर हमें अनजाने में ही गुमराह कर रहा हो? सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम अपने स्रोतों के आधार पर निवेश से जुड़े जोखिम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या किसी की जोखिम लेने की क्षमता वो फिक्स्ड होती है या बदलती रहती है? देखिए, स्रोत तो यही कहते हैं कि ये जो हमारी जोखिम लेने की समझ है या इच्छा कह ले, वो स्थिर बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कई मनोवैज्ञानिक चीजों पर निर्भर करती है। तो आज हम इन्हीं छिपी हुई ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो ये जो रिस्क टॉलरेंस की बात होती है, मतलब जोखिम सहने की क्षमता, क्या ये एक तरह का भ्रम है? एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण स्रोतों में मिला, बॉबी बेंसमिन का। वो तो चैंपियन रॉक क्लाइंबर थीं। हाँ। खतरनाक चट्टानों पर चढ़ने में माहिर, लेकिन निवेश के मामले में एकदम सेफ खेलने वाली रूढ़िवादी। बिल्कुल सही कहा। और ये उदाहरण दिखाता है कि जोखिम का जो एहसास है ना, वो कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ पर कितना निर्भर करता है। बेंसमिन के लिए रॉक क्लाइंबिंग एक जानी पहचानी चीज थी, कंट्रोल था उनका उस पर। वो माहिर थी, तो उन्हें वो खतरनाक नहीं लगता था। हाँ, ये बात तो है। लेकिन शेयर बाजार, वो उन्हें लगता था कि अरे ये तो अनिश्चित है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा। और शोध ये भी दिखाते हैं कि ये जो पारंपरिक रिस्क टॉलरेंस के टेस्ट होते हैं, प्रश्नावली, वो अक्सर भरोसे लायक नहीं होती। सच में? हाँ, मतलब एक ही इंसान अलग अलग प्रश्नावली पर अलग अलग नतीजे दिखा सकता है। ओहो। इसका मतलब साफ है, हमारा जो रिस्क प्रोफाइल है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे वो कंट्रोल वाली भावना हमारी जोखिम की धारणा बदल देती है। अच्छा, अब हमारी भावनाओं का क्या, जैसे मूड, क्या वो भी असर डालता है हमारे फैसलों पर? हाँ बिल्कुल, और काफी ज्यादा। स्टडीज बताती हैं कि चिंता मतलब एंजाइटी हमें ज्यादा सुरक्षित खेलने पर मजबूर कर सकती है। अच्छा। कैसे? प्रयोगों में देखा गया कि जो लोग चिंतित महसूस कर रहे थे उन्होंने कम जोखिम वाले दांव चुने। और दूसरी तरफ उदासी, सैडनेस, वो कभी-कभी हमें कुछ नया खरीदने का जोखिम उठाने को उकसा सकती है। अरे, ऐसा क्यों? शायद हम उस उदासी को कम करने के लिए कुछ करते हैं। इसकी जड़ें हमारे विकास में भी हो सकती हैं। वो बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात। हाँ, कि भाई सुरक्षित रहना बेहतर है। बिल्कुल। ये तो हुई मूड की बात। स्रोतों में एक और बड़ी मजेदार चीज का जिक्र है, फ्रेमिंग। ये क्या भला है? ये कैसे काम करती है? फ्रेमिंग का मतलब है कि जानकारी को पेश कैसे किया जा रहा है, और ये जो प्रस्तुति है ना, ये हमारे फैसले बदल सकती है। ओके, कोई उदाहरण? हाँ, एक क्लासिक प्रयोग है। सोचिए कि एक बीमारी फैलने वाली है जिससे 600 लोगों की जान जाने का खतरा है। ठीक है। अब अगर पहला ऑप्शन ऐसे दिया जाए, प्रोग्राम ए से 200 लोग पक्का बचेंगे, प्रोग्राम बी में 1/3 चांस है कि सभी 600 बचेंगे और 2/3 चांस है कि कोई नहीं बचेगा। तो ज्यादातर लोग क्या चुनते हैं? प्रोग्राम ए, निश्चित बचाओ। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन अगर यही ऑप्शन ऐसे पेश करें, प्रोग्राम सी में 400 लोग पक्का मरेंगे, प्रोग्राम डी में 1/3 चांस है कि कोई नहीं मरेगा और 2/3 चांस है कि सभी 600 मरेंगे। ओह, बात तो वही हुई गणित के हिसाब से। बिल्कुल, गणितीय रूप से नतीजा एकदम सेम है, 200 बचेंगे, 400 मरेंगे। लेकिन इस बार बहुत कम लोग प्रोग्राम सी चुनते हैं, ज्यादातर लोग प्रोग्राम डी चुनते हैं, यानी जोखिम वाला। अरे वाह। सिर्फ शब्दों का खेल, बचाव पर जोर देना बनाम मौत पर जोर देना, और लोगों की पसंद पूरी तरह बदल गई। कमाल है। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन हमारे फैसले कैसे बदल सकता है। इसका निवेश से क्या कनेक्शन है? देखिए, ये समझने में मदद करता है कि निवेशक अक्सर घाटे वाले स्टॉक क्यों पकड़े रहते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। वो नुकसान से बचने की उम्मीद में बैठे रहते हैं, चाहे चांस कम ही क्यों ना हो। ये है
आधा खाली ग्लास वाली सोच, नुकसान पर फोकस। अच्छा। और इसके उलट मुनाफे वाले स्टॉक्स जल्दी बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कमाया है उसे खोना नहीं चाहते, उसे सुरक्षित करना चाहते हैं। ये आधा भरा ग्लास वाली सोच है, फायदे पर फोकस। समझ गया। नतीजा ये कि नुकसान बढ़ता जाता है और मुनाफा जल्दी कट जाता है। बिल्कुल, यही होता है अक्सर। एक और चीज जिसका जिक्र है स्रोतों में वो है भेड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी। हाँ क्या सच में निवेशक बस भीड़ के पीछे चलते हैं? हाँ, सामग्री तो यही दिखाती कि ऐसा काफी होता है, चाहे एनालिस्ट हो या आम निवेशक या फिर बड़े हेज फंड वाले। कई बार वो बस एक दूसरे की नकल करते हैं, खासकर जब बाजार में अनिश्चितता हो, समझ ना आ रहा हो कि क्या करें। इसको सूचना का झरना या इन्फॉर्मेशन कैस्केड भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ये तब होता है जब लोग दूसरों को देखकर फैसला करते हैं। ये मान लेते हैं कि भाई दूसरे कर रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कर रहे होंगे, उनके पास ज्यादा जानकारी होगी। जैसे किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखकर सोचना कि खाना अच्छा ही होगा। बिल्कुल वही बात। खतरा इसमें यह है कि इंसान अपनी खुद की सोच, अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है और बस भीड़ के साथ बह जाता है, चाहे भीड़ गलत ही क्यों ना जा रही हो। सही बात है। तो ये सब जानकर कि हमारा मूड, जानकारी की प्रस्तुति और दूसरों का बर्ताव हमें इतना प्रभावित कर सकता है, तो फिर एक निवेशक के तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल सुझाव। हाँ, स्रोत कुछ ठोस सुझाव देते हैं। पहला, जल्दबाजी में फैसले ना लें। ओके। अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं या बहुत डरे हुए हैं तो निवेश का फैसला करने से पहले थोड़ा रुकें, शायद अगली सुबह तक इंतजार करें। मूड को शांत होने दें। हाँ, इससे वो जो मूड का तात्कालिक असर है उससे बचा जा सकता है। और दूसरा सुझाव है नजरिए को बदलना, रीफ्रेम करना। जैसे अगर कोई कहता है कि किसी निवेश में 90% सफलता का चांस है, तो रुककर सोचें कि इसमें 10% फेल होने का भी चांस है। क्या वो 10% जोखिम आपको मंजूर है? अच्छा पॉइंट है। प्रतिशत को असल संख्या में बदलें। 10% फेल होने का मतलब है हर 10 में से 1 नाकामयाब होगा। क्या आप वो एक बनना चाहेंगे? सोचने का तरीका बदल जाता है इससे। और तीसरा, खुद को पहचानें। वो एक काल्पनिक रिस्क टॉलरेंस नंबर के पीछे मत भागिए, अपने असल वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। और याद रखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। हाँ, ये तो सुना है, लॉस एवर्जन। बिल्कुल। तो एक प्रैक्टिकल नियम यह हो सकता है कि किसी एक अकेले निवेश में अपनी कुल पूंजी का एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10%, उससे ज्यादा ना डालें। हाँ, और यहीं पर फिर वो विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल सही। ताकि अगर एक निवेश इन मनोवैज्ञानिक कारणों से गड़बड़ हो भी जाए तो पूरा पोर्टफोलियो न डूबे। बिल्कुल। विविधीकरण इन सारे जो पूर्वाग्रह हैं, बायस हैं, उनके असर को कम करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो निवेश जोखिम की हमारी समझ और उस पर हमारी प्रतिक्रिया वो बहुत जटिल है। ये बाहरी प्रभावों, हमारी भावनाओं, जानकारी पेश करने के तरीके, इन सब के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये कोई स्थिर गुण नहीं है जिसे किसी टेस्ट से नापा जा सके। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, हमारे जो निवेश के फैसले हैं वो वाकई कितने तर्कसंगत होते हैं और कितने इन अनदेखी मनोवैज्ञानिक लहरों की बस एक प्रतिक्रिया। क्या हम सिर्फ फायदे के बारे में सोचते हैं या इस पर भी ठीक से विचार करते हैं कि अगर हम गलत साबित हुए तो उसके असल परिणाम क्या होंगे? आइए आज खतरे को लेकर हमारी सोच पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ। हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि क्या चीज कितनी जोखिम भरी है और कैसे हमारा दिमाग हमें अक्सर धोखा दे जाता है। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर एक किताब के कुछ हिस्से हैं जो दिमाग और जोखिम की समझ पर रोशनी डालते हैं। तो शुरू करने के लिए कुछ मजेदार सवाल पूछूं? हाँ, पूछिए। क्या ज्यादा खतरनाक है, परमाणु रिएक्टर या फिर तेज धूप? अच्छा। और अमेरिका में सबसे ज्यादा इंसानी मौतों के लिए कौन सा जानवर जिम्मेदार है? मगरमच्छ, भालू, हिरण, शार्क या सांप? ये दिलचस्प है। हाँ, और एक और, दुनिया भर में ज्यादा मौतें युद्ध से होती हैं, आत्महत्या से या हत्या से? ओके। इनके जवाब आपको चौंका सकते हैं और इनसे पता चलता है कि हमारा डर हमेशा असल खतरे से मेल नहीं खाता है ना? हाँ, ये बात तो है, अक्सर ऐसा होता है। चलिए समझते हैं क्यों। बिल्कुल। तो जवाब ये रहे, धूप से स्किन कैंसर होता है ना? हाँ। उससे मरने वालों की संख्या, चेरनोबिल जो थी सबसे बुरी परमाणु दुर्घटना, जी, इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक, हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। सच में।
ये तो काफी चौंकाने वाला है ना? और अमेरिका में हिरण, ज्यादातर वो गाड़ी से टक्कर वाले मामले। हाँ, वो कार एक्सीडेंट्स। हाँ, वही। तो वो बाकी डरावने जानवरों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनते हैं। 7 गुना? मतलब भालू, शार्क, इन सबसे ज्यादा? हाँ, मैंने भी ये नहीं सोचा था। और दुनिया भर में आत्महत्या से होने वाली मौतें हत्या से होने वाली मौतों से लगभग दोगुनी हैं। और हत्या से होने वाली मौतें युद्ध से ज्यादा हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प पैटर्न है। हम अक्सर उन खतरों से ज्यादा डरते हैं जिनके होने की संभावना मतलब कम होती है। हाँ, ये तो है। और उन जोखिमों की कम परवाह करते हैं जो ज्यादा आम हैं। मनोवैज्ञानिक डेनियल kahneman इसे समझाते हैं उपलब्धता अनुमान से। उपलब्धता अनुमान, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हाँ, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक मतलब हम किसी घटना की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि वो कितनी आसानी से हमारे दिमाग में आ जाती है। अच्छा, जैसे चेरनोबिल। बिल्कुल। चेरनोबिल इतना बड़ा, इतना भयानक हादसा था कि वो आसानी से याद आ जाता है। इसी वजह से शायद हमें परमाणु रिएक्टर धूप से ज्यादा खतरनाक लगता है, जबकि धूप का खतरा वो धीरे धीरे बढ़ता है, कम नाटकीय लगता है। सही बात। और असल में चेरनोबिल में विकिरण के डर से जो नुकसान हुआ, जैसे लोगों में घबराहट फैली, बेरोजगारी बढ़ी, गैर जरूरी गर्भपात हुए, वो विकिरण के सीधे असर से कहीं ज्यादा था। अच्छा, और यही बात शायद पैसों के मामले में भी होती होगी? हाँ, बिल्कुल। जैसे लोग शेयर बाजार के गिरने से मतलब क्रैश होने से बहुत डरते हैं। हाँ, जैसे 1929 का क्रैश। हाँ, वो कभी कभार ही होता है, लेकिन महंगाई जो धीरे धीरे उनकी बचत खा जाती है, उसकी चिंता कम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सर्वे में पता चला कि आधे से ज्यादा निवेशक मानते हैं कि बाजार किसी भी साल 1/3 गिर सकता है। 1/3? हाँ, जबकि ऐसा होने की असल संभावना मतलब ऐतिहासिक रूप से देखें तो सिर्फ 2% है। सिर्फ 2%? हाँ, यहाँ मनोवैज्ञानिक पॉल स्लोविक की बात आती है। वो कहते हैं कि जोखिम की हमारी धारणा 2 कारकों से प्रभावित होती है। ओके, कौन से? पहला है डर या ड्रेड, यानी कोई जोखिम कितना भयानक, बेकाबू या विनाशकारी लगता है, जैसे हैंडगन बनाम सिगरेट। दूसरा है जानने की क्षमता या नोएबिलिटी, यानी नतीजे कितने तुरंत, साफ या पक्के लगते हैं, जैसे बवंडर बनाम अस्थमा। अच्छा, मतलब कितना पता है हमें उसके बारे में। हाँ, और ये चीजें हमारी समझ को एक तरह से बिगाड़ देती हैं। हम आम खतरों को कम आंकते हैं और दुर्लभ लेकिन जो ज्यादा सनसनीखेज खतरे हैं उन्हें ज्यादा आंकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए लोग हवाई जहाज का बीमा तो ले लेते हैं, पर बाढ़ का बीमा नहीं लेते, भले ही उनके इलाके में बाढ़ ज्यादा आती हो। तो ये दिमाग का खेल है सारा। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला। हाँ, अमिगडाला। वो खतरे का अलार्म सिस्टम है ना? ये डर और गुस्से जैसी तेज भावनाएं पैदा करता है, चाहे खतरा शरीर को हो या पैसों को। और ये नई, अजीब या डरावनी चीजों पर फौरन हमारा ध्यान खींचता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि अमिगडाला हमारी सचेत सोच से भी पहले हरकत में आ जाता है। सच में? मतलब सोचने से भी पहले। हाँ। और ये दूसरों के हावभाव पर भी प्रतिक्रिया करता है, जैसे डरे हुए चेहरे, बॉडी लैंग्वेज, या फिर मार डालो, खतरा जैसे डरावने शब्द। अच्छा, शायद इसीलिए शेयर बाजार गिरने की खबरें या वहां की अफरा तफरी के सीन हमें तुरंत डरा देते हैं। बिल्कुल। नुकसान का अनुभव या उसका डर भी अमिगडाला में दर्द की यादें पक्की कर देता है, जैसे 1987 के क्रैश के बाद हुआ था। हाँ, सुना है मैंने। उसने सालों तक निवेशकों के फैसलों पर असर डाला था। तो इसका मतलब है कि वो डर लगना सिर्फ दिमागी सोच नहीं, बल्कि शरीर की असल प्रतिक्रिया है। हाँ, एक तरह से। पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि जिन लोगों का अमिगडाला क्षतिग्रस्त होता है, वो पैसों के नुकसान से दुखी नहीं होते और ज्यादा जोखिम उठाते रहते हैं। हाँ, ये स्टडीज हुई हैं और कभी-कभी बेहतर नतीजों के साथ भी। लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए नुकसान का डर एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अकेले में नहीं होता, समूह में भी हमारी सोच बदल जाती है। हाँ, वो सबके साथ सुरक्षित है वाली भावना। हाँ, वो अक्सर धोखा देती है। साथियों का दबाव मतलब पीयर प्रेशर हमें भीड़ के साथ चलने पर मजबूर करता है। इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि अकेले खड़े होना दिमाग को मतलब भावनात्मक रूप से चुभता है। फिर से अमिगडाला। हाँ, वही अमिगडाला सक्रिय हो जाता है। और जब भावनाएं तेज होती हैं तो समूह में दिमाग लगभग एक साथ सोचने लगते हैं, एक तरह का झुंड जैसा बर्ताव। लेकिन क्या कभी-कभी भीड़ के साथ जाना सही नहीं होता? खैर, एक और चीज जिससे हम डरते हैं वो है अनिश्चितता। जब हमें पता नहीं होता कि संभावना क्या है। हाँ, अस्पष्टता। हाँ,
वो एल्सबर्ग पैराडॉक्स यही दिखाता है ना। बिल्कुल। लोगों को उस बर्तन से गेंद निकालना ज्यादा पसंद है जिसमें पता है कि 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं। हाँ, अर्न ए बजाय उस बर्तन के जिसमें गेंदों का अनुपात पता नहीं है, यानी अर्न बी। भले ही दोनों में जीतने की संभावना बराबर हो सकती है। हाँ, भले ही तर्क कुछ और कहे। तो ये निवेश में कैसे दिखता है? ये निवेश में साफ दिखता है। निवेशक उन शेयरों के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध लगती है, मतलब उच्च दृश्यता वाले शेयर। अच्छा। भले ही विश्लेषकों के अनुमान अक्सर गलत हों, वो उन चीजों से बचते हैं जिनके बारे में कम पता होता है, जैसे वैल्यू स्टॉक या छोटे स्टॉक। भले ही लंबे समय में वो ज्यादा फायदा दे सकते हो। अनिश्चितता का डर हमें कम फायदेमंद चुनाव करने पर मजबूर कर सकता है। ये तो रोजमर्रा के फैसलों में भी होता होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी जाने पहचाने डॉक्टर के पास ही जाते रहना, भले ही कोई नया अनजान विशेषज्ञ शायद बेहतर इलाज कर सकता हो। सही कहा। तो हमने देखा कि खतरे को लेकर हमारी समझ तर्क से ज्यादा हमारी भावनाओं, हाँ, भावनाएं, डरावनी कल्पनाओं, चीजों के काबू में होने या न होने के एहसास और सामाजिक दबावों से तय होती है। हमारा एमिगडाला हमें फौरन प्रतिक्रिया करने को तैयार करता है, अक्सर असल संभावनाओं पर गौर करने से भी पहले। हाँ, तो ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने लायक है। क्या? अगर हमारा दिमाग खतरों, खासकर पैसों से जुड़े खतरों का सही अंदाजा लगाने में अक्सर चूक जाता है और सामाजिक दबाव और अनिश्चितता इस दर को और बढ़ा देते हैं, हाँ। तो फिर कोई व्यक्ति अहम फैसले लेते समय डर की इन शक्तिशाली, अपने आप होने वाली प्रतिक्रियाओं का मुकाबला करने के लिए कौन सी एक मानसिक आदत अपना सकता है? सोचने वाली बात है ना। नमस्कार और स्वागत है। आज हम मानव मनोविज्ञान की दो बड़ी दिलचस्प ताकतों पर बात करेंगे। एक तो ये कि हम कैसे आसानी से दूसरों की राय मान लेते हैं, और दूसरा हैरानी, मतलब सरप्राइज, हमारे फैसलों पर कैसे असर डालता है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कुछ काफी मजबूत रिसर्च है, क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और दिमाग कैसे काम करता है वो भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन दबावों को समझें और इनसे निपटने के तरीके खोजें, खासकर जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे कि इन्वेस्टिंग में, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं समूह के दबाव से, और इसके लिए वो मिलग्राम वाला प्रयोग, वो तो कमाल का उदाहरण है। ओहो, मिलग्राम, हाँ। जिसमें लोगों को, एक लर्नर को, मतलब सीखने वाले को, बिजली के झटके देने को कहा गया था, और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। बेहद चौंकाने वाले। सबसे अजीब बात तो ये थी कि करीब 62% लोग दूसरों को दर्द होता देख भी सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर के कहने पर, वो भी 450 वोल्ट्स तक का झटका देने को तैयार हो गए। बाप रे। मिलग्राम ने इसे नमिंग रेगुलैरिटी कहा था, मतलब एक तरह की सुन कर देने वाली रूटीन। कैसे अधिकार का पालन हमें नैतिक रूप से सुन कर सकता है। ये तो डरावना है सोचना भी कि कोई अथॉरिटी इतना दबाव डाल सकती है। लेकिन मिलग्राम के काम से ये भी तो पता चला था कि इससे बचा कैसे जा सकता है। कुछ रास्ते थे। हाँ बिल्कुल, दो खास सिचुएशंस थीं। एक, जब ग्रुप के बाकी लोग, मतलब साथी, विरोध करते हैं, इसे पीयर रिबेलियन कहा गया। अच्छा। और दूसरा, जब दो अथॉरिटी वाले लोग आपस में ही सहमत ना हों। हाँ। तो ये दिखाता है कि असहमति कितनी जरूरी है, चाहे वो साथियों से आए या ऊपर वालों से। ये अकेले इंसान को हिम्मत देती है दबाव के खिलाफ खड़े होने की। तो मतलब अगर हमें ग्रुप प्रेशर से बचना है तो असहमति को एक तरह से एनकरेज करना चाहिए। एकदम सही। अल्फ्रेड स्लोन जैसे लीडर यही करते थे। वो जानबूझकर मीटिंग में किसी को विरोधी आवाज बनने को कहते थे। ये सिर्फ अलग राय नहीं थी, ये ग्रुप थिंक के खिलाफ एक दिमागी कवच जैसा था। और वैसे भी, जैसे मीटिंग से पहले अपने पॉइंट्स लिख लेना या किसी बाहर वाले भरोसेमंद इंसान से बात करना, ये सब मदद करता है। सही बात है। तो ये तो हुआ अथॉरिटी का दबाव। लेकिन एक और बड़ी ताकत है जो हमारे फैसलों को हिला सकती है, और वो है हैरानी, सरप्राइज। हाँ बिल्कुल। जैसे वो अचानक से कुछ ऐसा हो जाना जिसकी उम्मीद ही ना हो, वो टॉयलेट सीट वाली बात की तरह। हाँ। हैरानी दरअसल सीखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या ACC। ACC। हाँ, मजाक में इसे ऊप्स सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी उम्मीद और असलियत के बीच का जो फर्क है ना, मतलब गलतियां, उनको पहचानता है। अच्छा। ऊप्स सेंटर। और इसमें खास तरह के सेल्स होते हैं, स्पिंडल सेल्स। ये सिर्फ इंसानों और बड़े वानरों में मिलते हैं।
ये दिखाता है कि गलतियों को समझना, सामाजिक इशारों को पकड़ना, ये सब हमारे विकास के लिए कितना जरूरी था। और ये हैरानी वाला फंडा, ये फाइनेंस की दुनिया में तो बहुत बड़ा होगा। मुझे वो गूगल वाला 2006 का किस्सा याद आ रहा है। ग्रोथ तो जबरदस्त थी, फिर भी स्टॉक गिर गया था। हाँ, वो बिल्कुल क्लासिक केस है। गूगल ने सोचिए 97% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी, फिर भी स्टॉक 16% गिर गया। क्यों? क्योंकि नतीजे बाजार की जो उम्मीदें थी उनसे बस थोड़े से कम रह गए। इसी को कहते हैं नेगेटिव अर्निंग सरप्राइज, एक छोटी सी कमी, और मार्केट वैल्यू से $20 बिलियन साफ। 20 बिलियन, कमाल है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब बुरी हैरानी का असर इतना ज्यादा क्यों होता है अच्छी हैरानी के मुकाबले? इसके पीछे ना दिमाग का एक बड़ा दिलचस्प असंतुलन है। ये जो ACC है, हाँ, ये नुकसान या बुरी हैरानी पर कहीं ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। करीब 38% न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जबकि फायदे या अच्छी हैरानी पर सिर्फ 13%। तो हमारा दिमाग बुरी खबरों पर सिर्फ ध्यान ही नहीं देता, बल्कि उन पर ज्यादा वजन डालता है, और यही बाजार में ओवर रिएक्शन का कारण बन सकता है। और वो पैटर्न टूटने वाली बात भी थी शायद। बिल्कुल। ड्यूक यूनिवर्सिटी के स्कॉट ह्यूटल का काम यही दिखाता है। जितनी लंबी सफलता की कड़ी चलती है ना, जैसे कोई कंपनी लगातार उम्मीद से बेहतर नतीजे दे रही हो, हाँ, तो जब वो कड़ी टूटती है तो झटका उतना ही जोर का लगता है। एप्पल के साथ 2000 में यही हुआ था। थोड़ी सी कमाई कम हुई और स्टॉक 52% नीचे। बाप रे। और इसमें कंपनियां भी तो शामिल होती होंगी, मतलब छोटी अवधि की उम्मीदें पूरी करने के चक्कर में। बिल्कुल होती हैं। कई बार कंपनियां शॉर्ट टर्म के नतीजे अच्छे दिखाने के लिए लंबी अवधि के निवेश रोक देती हैं। R&D पर खर्च कम कर दिया या मेंटेनेंस टाल दिया। क्वेस्ट वाला मामला याद है? हाँ, क्वेस्ट कम्युनिकेशंस। उन्होंने अकाउंटिंग की तिकड़मों से आंकड़े सुधारे और बाद में पता चला कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये समझना कि हमारा दिमाग हैरानियों पर, खासकर बुरी खबरों पर कैसे रिएक्ट करता है, ये तो बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि निवेशक इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? बिल्कुल। इसे जानने के बाद कुछ कदम उठा सकते हैं ताकि हम इन दिमागी झुकावों के शिकार ना हो। पहला तो ये कि वो जो सब जानते हैं वाली बातें होती है ना, हाँ, एवरीवन नोज, उन्हें इग्नोर करें। जो बात सब जानते हैं वो अक्सर पहले ही शेयर की कीमत में शामिल होती है। सही। दूसरा, बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें, खासकर उन स्टॉक्स से जो पहले बहुत भाग चुके हैं, मतलब ग्रोथ स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स शायद थोड़े बोरिंग लगे, पर उनमें बुरी हैरानी का झटका कम लगता है। ठीक है। तीसरा, जब भी किसी चीज पर हैरानी हो उसे लिखें। क्या हुआ और आपको क्यों हैरानी हुई, इससे सीखने को मिलता है। हाँ, नोट करना। चौथा, कंपनियों की जो अर्निंग्स गाइडेंस होती है, मतलब भविष्य की कमाई के अनुमान, उन पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कंपनियां उन्हें मैनेज करने के लिए बहुत कुछ करती हैं। अच्छा। पांचवा, आंकड़ों के खेल से सावधान रहें, जैसे इंक्यूबेशन, जिसमें सिर्फ अच्छे फंड्स का रिकॉर्ड दिखाते हैं, बुरे वाले छुपा देते हैं। अरे हाँ। या सर्वाइवरशिप बायस, सिर्फ सफल कंपनियों का डेटा दिखाते हैं, जैसे असफल कंपनियां थी ही नहीं। हमेशा पूछें, ये नतीजा किसकी तुलना में है? बिल्कुल, तुलना किससे? और आखिर में, जब कोई हैरानी वाली खबर आए तो रुककर सोचें, क्या इसका कंपनी के असली बिजनेस पर, मतलब लॉन्ग टर्म में कोई असर पड़ेगा, या ये बस एक अस्थायी चीज है? डज इट हैव लेग्स? डज इट हैव लेग्स? बेहतरीन। तो आज हमने देखा कि कैसे समूह का दबाव और ये हैरानी की ताकत हमारे फैसलों को अनजाने में ही कितना बदल सकती है। बिल्कुल। और इन मनोवैज्ञानिक ताकतों को समझना हमें शायद बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। यकीनन। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारा दिमाग बुरी हैरानियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर देखता है, खासकर लगातार सफलता के बाद, तो ये दिमागी आदत सिर्फ निवेश में ही नहीं, बल्कि हमारी लंबी अवधि की योजनाओं को या हमारे निजी रिश्तों को कैसे प्रभावित करती होगी जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। सोचने वाली बात है। निवेश की दुनिया में ना अक्सर एक एहसास पीछा करता है, काश मैंने वो शेयर खरीद लिया होता, या काश मैंने वो नुकसान वाला निवेश बेच दिया होता। आज हम इसी पछतावे की भावना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि क्यों कुछ गलतियां ज्यादा चुभती हैं और हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। मतलब ये हमारे वित्तीय निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है ना? बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि समझे कि ये पछतावा आता कहाँ से है
और इससे निपटा कैसे जाए, थोड़ी स्पष्टता लाने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि क्यों कुछ गलतियां ज्यादा दुख देती हैं। जानकारी ये कहती है कि अगर नुकसान हमारी किसी सीधी कार्रवाई मतलब हमारे किसी एक्शन का नतीजा हो, हाँ, या फिर हम मंजिल के बहुत करीब आके चुके हों, हाँ। तो वो पछतावा ज्यादा गहरा होता है। ये दिलचस्प है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसको एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं। एंडोमेंट इफेक्ट, अच्छा। हाँ, मतलब प्रयोगों में देखा गया है कि लोग किसी चीज को बेचने के लिए जो कीमत मांगते हैं ना, वो उसे खरीदने की कीमत से कई ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे कोई चीज हमारी हो जाती है, हम उसे ज्यादा कीमती समझने लगते हैं, बस इसलिए कि वो हमारी है। अरे हाँ, मतलब जो शेयर हमारे पोर्टफोलियो में वो हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारे हैं। बिल्कुल। ये समझाता है कि क्यों कई लोग सालों तक वो डिफॉल्ट फंड में ही पड़े रहते हैं। एक तरह की जड़ता आ जाती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन, नुकसान से बचने की इच्छा। बहुत तीव्र इच्छा। एक प्रयोग था बड़ा दिलचस्प। लोगों को 2 ऑप्शन दिए, या तो निश्चित $3000 जीत लो, या 80% चांस है $4000 जीतने का, पर 20% चांस कुछ नहीं मिलने का। ज्यादातर ने क्या चुना? निश्चित $3000। अच्छा, सेफ खेला। हाँ, लेकिन जब बात हारने की आई, या तो निश्चित $3000 हारो, या 80% चांस है $4000 हारने का, तब ज्यादातर ने जुआ खेला। मतलब ज्यादा बड़ा नुकसान उठाने का रिस्क लिया। हाँ, नुकसान का डर हमें बिल्कुल तर्कहीन बना देता है। ये बात मुझे हैरान करती है कि हमारा दिमाग नुकसान को लेकर इतना अलग बर्ताव क्यों करता है। और वो भी दिलचस्प है जो आपने पहले कहा कि कम समय में कुछ करने से हुई गलती ज्यादा दुख देती है। हाँ, जैसे गलत शेयर खरीद लिया। हाँ, बजाय इसके कि कुछ न करने की गलती हो, जैसे सही शेयर न खरीद पाना। बिल्कुल, कम समय में वो एक्शन वाली गलती ज्यादा चुभती है। इसीलिए तो निवेशक अक्सर नुकसान वाले शेयर बेचने से कतराते हैं। क्योंकि बेचना मतलब अपनी गलती मानना। एग्जैक्टली। जबकि फायदे वाले शेयर बेचना आसान लगता है, भले ही टैक्स के नजरिए से शायद उल्टा करना बेहतर हो। लेकिन सुना है कि समय के साथ ये बदल जाता है। हाँ, लंबे समय में, मतलब सालों बाद, हमें अक्सर उन मौकों का ज्यादा पछतावा होता है जो हमने गवा दिए। अच्छा, वो निवेश जो किया नहीं, वो अवसर जो छोड़ दिया। इसको काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग भी कहते हैं। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता वाली सोच। हाँ बिल्कुल, जैसे ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाला शायद गोल्ड चूकने के कारण ज्यादा दुखी हो ब्रॉन्ज जीतने वाले से। हाँ, ये सुना है मैंने। निवेश में भी वही, काश वो शेयर ले लिया होता। ये सोच पछतावे को और बढ़ाती है। और ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, मतलब दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है। सही कहा, दिमाग का एक हिस्सा है जो असल नतीजों की तुलना हमारी उम्मीदों से और क्या हो सकता था से करता है। पछतावे का हिसाब किताब वहीं होता है। ओके। और एक और हिस्सा है जो नकारात्मक भावनाओं, खासकर नुकसान के डर पर प्रतिक्रिया करता है। ये हमें जोखिम से दूर धकेलता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। ये हमारी गट फीलिंग को प्रभावित करता है। तो इन भावनाओं और दिमागी प्रक्रियाओं के चलते हम अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं? एक जगह रिग्रेशन टू द मीन का जिक्र था। इसका क्या मतलब है कि जो बहुत ऊपर गया है वो नीचे आएगा? मोटे तौर पर हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब असाधारण रिटर्न चाहे बहुत अच्छे हों या बहुत बुरे, वो समय के साथ औसत की तरफ वापस आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए हमेशा सबसे गर्म स्टॉक या फंड के पीछे भागना अक्सर नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब तक आप उसमें निवेश करते हैं, हो सकता है उसका सबसे अच्छा दौर निकल चुका हो। हाँ, मतलब पछतावे का डर हमें गलत समय पर खरीदने बेचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो फिर इस पछतावे के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? कुछ उपाय हैं? हाँ, कुछ है। पहला तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना। शायद किसी भरोसेमंद सलाहकार या दोस्त से बात करना भी मदद करता है। दूसरा, निवेश के स्पष्ट नियम बनाना और फिर भावनाओं को साइड में रखकर उन पर टिके रहना, जैसे स्टॉप लॉस वगैरह। हाँ, वो भी हो सकता है। या फिर नुकसान वाले निवेश को टैक्स बचाने के अवसर की तरह देखना। इससे थोड़ी चुभन कम हो सकती है। ऑटोमेशन की भी बात होती है, जैसे SIP या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। ये कैसे मदद करते हैं? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसे SIP का मतलब है कि आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित रकम लगाते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इससे आपको एक औसत कीमत मिल जाती है। ठीक है। और ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग आपके पोर्टफोलियो को वापस आपके तय एसेट मिक्स पर ले आता है। मान लीजिए 60% इक्विटी, 40% डेट। ओके। तो जब शेयर बहुत बढ़ जाते हैं, सिस्टम खुद ही कुछ शेयर बेचकर डेट खरीद लेता है। और जब शेयर गिरते हैं तो डेट बेचकर शेयर।
ये भावनाओं को पूरी तरह समीकरण से हटा देता है। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे पछतावा, चाहे वो कुछ करने का हो या न करने का, और ये एंडोमेंट इफेक्ट, लॉस अवर्शन जैसी चीजें मिलकर हमारे निवेश निर्णयों पर असर डाल सकती हैं। यहां तक कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन पैटर्न को समझकर और कुछ रणनीतियां अपनाकर, जैसे ये ऑटोमेशन वाली योजनाएं, हाँ, हम पछतावे के इस भावनात्मक बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये मानना जरूरी है कि गलतियां तो होंगी निवेश में, वो प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनसे सीखना जरूरी है। बिल्कुल, गलतियों से सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सही कहा। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम अक्सर पिछली गलतियों या छूके हुए मौकों के पछतावे पर ही ध्यान देते हैं। हाँ, ज्यादातर वही होता है। पर क्या भविष्य के संभावित पछतावे के बारे में सोचना, मतलब एक सोची समझी निवेश रणनीति पर टिके न रहने का जो लंबा पछतावा हो सकता है, क्या ये हमें ज्यादा अनुशासित निवेशक बना सकता है? सोचेगा जरूर इस पे। नमस्कार, आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या पैसा वाकई खुशी खरीद सकता है? ये सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है। हाँ, और हमारे पास कुछ लेख और शोध हैं जो पैसे और खुशी के इस, कह सकते हैं, पेचीदा रिश्ते को समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं ये रिसर्च क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर तो यही सोच है ना कि भाई ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? मतलब क्या कोई अरबपति केन्या के चरवाहे से हमेशा ज्यादा खुश होता होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और ये जो सोच है ना कि ज्यादा पैसा मतलब बेहतर जिंदगी, हाँ, जैसे वो अमेरिकन ड्रीम वाली बात, अब तो लगता है जैसे वो बन गया है जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खरीद। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि शोध कुछ और ही कहानी बताते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि एक बार जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, हाँ, उसके बाद ज्यादा पैसे से खुशी बढ़ने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है, लगभग शून्य कह सकते हैं। फिर 2004 तक आय लगभग तिगुनी हो गई, घर बड़े हो गए, सामान बढ़ गया, सब कुछ। लेकिन जानते हैं बहुत खुश लोगों का प्रतिशत कितना था? बड़ा होगा? नहीं, वो असल में थोड़ा कम होकर 34% रह गया। अरे, मतलब इतनी तरक्की, इतनी आमदनी बढ़ी, पर खुशी का लेवल वहीं का वहीं। बिल्कुल। ये मुझे वो दार्शनिक शोपेनहावर की बात याद दिलाता है। कौन सी? उन्होंने कहा था कि दौलत समुद्र के पानी की तरह है, जितना ज्यादा पियो प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। वाह, बिल्कुल सही बात है। एक अंतहीन दौड़ जैसी। हाँ, एक तरह से। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बात उन पर भी लागू होती है जो बिल्कुल टॉप पर है? मतलब फोर्ब्स के 500 वाले अरबपति, उनकी खुशी का स्तर तो यकीनन अलग होगा ना? यही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आई। हाँ। एक स्टडी ने फोर्ब्स 400 के सदस्यों की खुशी का औसत स्कोर मापा 7 में से। अच्छा, कितना आया? 5.8। अच्छा। अब सुनिए, केनिया के जो पारंपरिक मसाई चरवाहे हैं, हाँ, और ग्रीनलैंड के इनुइट लोग, हाँ, उनका स्कोर भी लगभग इतना ही था, 5.7 से 5.8। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अरबपतियों जितनी ही खुशी? हाँ, लगभग उतनी ही। तो अरबपति होना अपने आप में ज्यादा खुशी की गारंटी नहीं है, कम से कम इन पारंपरिक समाजों के लोगों की तुलना में तो नहीं। कमाल है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसा बिल्कुल गैर जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। गरीबी यकीनन दुख लाती है। गरीबी से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। एक आंकड़ा है अमेरिका का, बताइए, कि जो लोग साल में $20,000 से कम कमाते हैं, उनकी मध्यम आयु में मृत्यु की संभावना $70,000 से ज्यादा कमाने वालों की तुलना में करीब 3.5 गुना ज्यादा होती है। 3.5 गुना? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो गरीबी वाकई दुख देती है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो जो गरीबी रेखा है, उसे पार करने के बाद जो अतिरिक्त पैसा आता है, उसका खुशी पर असर उतना नहीं होता, बहुत कम होता है। जितना हम सोचते हैं उससे कई कम। अच्छा, और हम अक्सर सोचते ज्यादा है, मतलब हम अंदाजा गलत लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर ये अनुमान लगाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पैसा हमें कितना खुश करेगा। एक स्टडी में पाया गया कि लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो जितने खुश होंगे, असल में उसका असर उससे लगभग 3 गुना कम होता है। 3 गुना? तो हम अपनी ही भावनाओं का गलत अनुमान लगा लेते हैं। हाँ, इसे मनोविज्ञान की भाषा में मिसवांटिंग कहते हैं। मतलब गलत चीज की चाह रखना या किसी चीज से मिलने वाली खुशी का गलत अंदाजा लगाना। हम किसी चीज को पाने के रोमांच पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय उसे रखने की असलियत पर। अच्छा, जैसे लॉटरी जीतना। उसका ख्याल कितना रोमांचक है, पर जीतने के बाद की जिंदगी,
उसमें नई चिंताएं, नई परेशानियां आ सकती हैं, रिश्ते बदल सकते हैं। हाँ, ये तो है। और ठीक इसका उल्टा सोचिए, जैसे किसी को लकवा मार जाए। ये विचार कितना भयानक लगता है। बहुत ज्यादा। लेकिन जो लोग असल में लकवाग्रस्त होकर जीते हैं, वो अक्सर समय के साथ अनुकूलन कर लेते हैं। सामाजिक समर्थन, छोटी छोटी खुशियां, वो मायने रखने लगती हैं। ये मिस वांटिंग वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। और आपने कहा कि हम भविष्य का गलत अनुमान लगाते हैं। क्या अतीत की यादों के साथ भी ऐसा होता है? हाँ, ये भी दिलचस्प है। जैसे छुट्टियां, जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो अक्सर ज्यादा अच्छी लगती हैं जितनी वो असल में थीं। मुश्किल वाले पल हम भूल जाते हैं। अच्छा, शायद इसीलिए कहते हैं कि अनुभवों पर खर्च किया गया पैसा ज्यादा संतुष्टि देता है चीजों के मुकाबले। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शोध भी यही दिखाते हैं। अनुभवों पर खर्च पैसा, जैसे घूमना फिरना, कुछ नया सीखना, किसी कॉन्सर्ट में जाना, इनकी यादें समय के साथ और अच्छी हो सकती हैं। जबकि चीजें जैसे नया फोन या गाड़ी, उनसे मिलने वाली खुशी अक्सर जल्दी कम हो जाती है। हम उसके आदी हो जाते हैं। तो अगर पैसा और चीजें स्थायी खुशी का सीधा रास्ता नहीं है, तो फिर असली खुशी का स्रोत क्या है? कहाँ से मिलती है वो? शोध का एक बहुत मजबूत और लगातार मिलने वाला इशारा है दूसरों के साथ जुड़ाव, गहरा मानवीय संबंध, सामाजिक जुड़ाव। हाँ, डाइनर और सेलिगमैन की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है। उन्होंने पाया कि जो लोग सबसे ज्यादा खुश थे ना, हाँ, वो सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। उनके दोस्त ज्यादा थे, परिवार के साथ अच्छे रिश्ते थे, और वो अकेले कम समय बिताते थे। एक और बात, जिन लोगों के 5 से ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं, उनके बहुत खुश होने की संभावना 50% ज्यादा होती है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो मतलब रिश्ते, दोस्त, परिवार, ये सब खुशी के लिए बहुत जरूरी हैं। बेहद जरूरी, शायद सबसे जरूरी कारकों में से एक। और शायद हमारे दिमाग का भी इसमें कोई रोल है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्रेन का कोई खास हिस्सा खुशी से जुड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, हमारा मस्तिष्क भी एक अहम भूमिका निभाता है। खास तौर पर बाएं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जब ज्यादा गतिविधि होती है तो वो खुशी और सकारात्मक भावनाओं से जुड़ी होती है। अच्छा, ये हिस्सा हमें नकारात्मक अनुभवों से, मतलब दुख या तनाव से, जल्दी उभरने में मदद करता है और सकारात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में भी। दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध भिक्षुओं पर जो अध्ययन हुए हैं, उनसे पता चलता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस इस हिस्से की गतिविधि को बढ़ा सकती हैं। वाह! तो हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं ज्यादा खुश रहने के लिए, एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। और एक और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात जो इन स्रोतों से निकल कर आई, वो ये कि शायद मामला उल्टा हो। शायद खुशी ही पैसा खरीद सकती है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस पूरी चर्चा में। बात यह है कि खुश लोग ज्यादा सफल होते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जो लोग ज्यादा खुश रहते हैं वो आमतौर पर ज्यादा रचनात्मक होते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वो ज्यादा मददगार होते हैं, और उनमें किसी काम को पूरा करने का जज्बा, मतलब दृढ़ निश्चय, ज्यादा होता है। एक स्टडी में पाया गया कि कॉलेज के दिनों में जो छात्र ज्यादा खुश मिजाज थे, वो लगभग 20 साल बाद औसतन 31% ज्यादा कमा रहे थे अपने कम खुश रहने वाले साथियों की तुलना में। 31% ज्यादा? तो ये तो सीधा कनेक्शन हो गया, खुश रहो ज्यादा कमाओ। हाँ, और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, जिन कंपनियों के सीईओ ज्यादा खुश रहते हैं, वहां के कर्मचारी भी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ये तो कमाल का मोड़ है। पैसा खुशी लाए जरूरी नहीं, पर खुशी पैसा लाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और इसमें वो जो सामाजिक तुलना वाली बात है, कीपिंग अप विद द जोन्सेस, उसका कितना असर होता है? उसका बहुत बड़ा असर होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना, ये हमारी फितरत में है। यहां तक कि बंदरों में भी ये देखा गया है। सच में? हाँ, लेकिन ये आदत हमारी खुशी को कम कर सकती है। सोचिए, आप शायद एक अमीर मोहल्ले के सबसे छोटे घर में रहने की बजाय एक ठीक-ठाक मध्यम वर्गीय मोहल्ले के सबसे बड़े घर में रहकर ज्यादा खुश महसूस करें। हाँ, ये बात तो समझ आती है। आप खुद कितना कमाते हैं, कई बार इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपके साथ काम करने वाले कितना कमाते हैं या आपके रिश्तेदार कितना कमाते हैं। वो तुलना हमें दुखी कर सकती है। तो मतलब हम कहाँ खड़े हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपने आसपास किसे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें तो क्या लगता है? पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए, एक सुरक्षित जीवन के लिए, लेकिन एक सीमा के बाद। हाँ। उस सीमा के बाद खुशी बढ़ाने में इसका रोल बहुत कम हो जाता है। सच्ची और टिकाऊ खुशी अक्सर गहरी मानवीय जरूरतों से आती है। जैसे कि? जैसे सामाजिक जुड़ाव, सार्थक अनुभव, कुछ ऐसा करना जिसका कोई मतलब हो, व्यक्तिगत विकास, कुछ नया सीखना, बेहतर बनना,
और एक सकारात्मक नजरिया रखना। क्या हमारे पास है उससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि हम क्या करते हैं और हम क्या बनते हैं। बहुत खूब कहा। हैविंग से ज्यादा डूइंग और बीइंग। हाँ, और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर खुश रहना हमें ज्यादा सफल और शायद आर्थिक रूप से भी बेहतर बना सकता है, तो क्या हमें अपनी ऊर्जा का, अपने समय का एक हिस्सा सीधे तौर पर अपनी खुशी बढ़ाने वाली आदतों, गतिविधियों और मानसिकता को विकसित करने में नहीं लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते रहें? ये कैसे हो सकता है? इस पर सोचना चाहिए। स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प नोट्स पर बात करें। ये पैसे, खुशी और स्मार्ट निवेश के बीच के रिश्तों को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये नोट्स बताते हैं कि कैसे हम संपत्ति बनाने के साथ साथ एक ज्यादा संतुष्ट, एक ज्यादा मतलब वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो हमारा मकसद है इन विचारों से ये समझना कि भाई असल दौलत क्या है और निवेश की अच्छी आदतें कैसे डालें। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी इन नोट्स में वो ये है कि जो टिकने वाली खुशी है ना, वो चीजें खरीदने या जमा करने से उतनी नहीं मिलती जितनी कुछ करने से मिलती है, या कुछ होने से। हाँ, डूइंग और बीइंग वाली बात। हाँ, जैसे किसी सामाजिक काम में लगना या किसी चैरिटी के लिए पैसे जुटाना। सेलिंग में इसे सार्थक जीवन कहते हैं ना। बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि अनुभवों से जो खुशी मिलती है, जैसे कोई यात्रा की या कुछ नया सीखा, वो यादों में और गहरी होती जाती है, समय के साथ मीठी होती जाती है। अच्छा। जबकि खरीदी हुई चीजों का जो मजा है वो अक्सर कम हो जाता है, फीका पड़ जाता है। सही कहा। तो ये नोट्स यही इशारा कर रहे हैं कि एक भरपूर जीवन शायद इस पर कम निर्भर है कि आपके पास कितना है, और इस पर ज्यादा कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा कैसे लगाते हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आप खुद को कितना बेहतर बनाते हैं। ये बात मुझे चार्ल्स मंगर की उस बात से जोड़ती है। उन्होंने कहा था, जो आप चाहते हैं उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके लायक बने। हाँ, बात है, बिल्कुल सही। मतलब पैसा कमाना खुद में मंजिल नहीं है, वो बस एक जरिया है। हाँ, एक टूल है। असल जोर अपनी काबिलियत बढ़ाने पर होना चाहिए, सिर्फ नेटवर्थ पर नहीं। सेल्फ वर्थ नेटवर्थ से ज्यादा जरूरी। हाँ, लेकिन इस सोच को निवेश की दुनिया में कैसे उतारें, मतलब प्रैक्टिकली? हाँ, यहीं पर ये नोट्स काम के हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सार्थक जीवन वाली सोच है, इसे निवेश में लाने के लिए कुछ उसूल हैं। पहला और सबसे बुनियादी है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, यानी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल। मतलब अपना सारा पैसा एक ही चीज में मत लगाओ। थोड़ा अमेरिकन स्टॉक्स, थोड़े विदेशी, थोड़े बॉन्ड्स, कुछ कैश, ऐसे फैलाकर रखने से जोखिम कम होता है। और एक और सिद्धांत है जिस पर ये नोट्स जोर देते हैं, वो है कि अगर कोई चीज सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही है, हाँ, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात। हाँ, जैसे कोई कहे बहुत ऊंचा रिटर्न मिलेगा और रिस्क बिल्कुल नहीं है, तो शायद वो सच नहीं है। अक्सर धोखा होता है वो। तो निवेश से पहले अपनी तरफ से जांच पड़ताल, मतलब ड्यू डिलिजेंस, बहुत जरूरी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना, फंड का प्रोस्पेक्टस पढ़ना, ये सब। बिल्कुल। और उसी जांच पड़ताल का एक हिस्सा है लागत पर ध्यान देना, कॉस्ट्स। ओ हाँ, लागतें। लोग अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की लागत, टैक्स और खासकर म्यूचुअल फंड की जो सालाना फीस होती है, एक्सपेंस रेशियो जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे आपका मुनाफा खा जाती है। पता भी नहीं चलता। हाँ, इसलिए नोट्स कहते हैं कि कम लागत वाले विकल्प ढूंढो, जैसे इंडेक्स फंड। वो अक्सर एक अच्छा ऑप्शन होते हैं। और बार बार खरीदने बेचने से बचो। इन नोट्स में कुछ प्रैक्टिकल चेकलिस्ट भी दी हैं। जैसे कोई स्टॉक खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसका 100% नुकसान झेल सकती हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है, रिस्क समझने के लिए। हाँ, या फिर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, वो जो 10K होती है, और प्रॉक्सी रिपोर्ट, उनको ध्यान से पढ़ो, खासकर फुटनोट्स। फुटनोट्स में अक्सर बारीकियां छुपी होती हैं। सही कहा। और एक नेम ये भी कि किसी एक कंपनी में अपनी कुल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, कंसंट्रेशन रिस्क से बचने के लिए। और म्यूचुअल फंड के लिए भी ऐसे ही सुझाव हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस को पीछे से आगे पढ़ो। पीछे से आगे? क्यों? क्योंकि अक्सर फीस और जोखिम जैसी जरूरी बातें आखिर में लिखी होती हैं। और एक्सपेंस रेशियो देखो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट देखो, मतलब फंड मैनेजर कितनी जल्दी जल्दी शेयर बदल रहा है। अच्छा। हाँ, ज्यादा टर्नओवर मतलब ज्यादा लागत? हाँ, अक्सर ज्यादा लागत और शायद ज्यादा टैक्स भी। और एक आम गलती से बचने को कहा गया है, किसी फंड में सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाओ क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, हालिया प्रदर्शन पर भरोसा न करें। नहीं, धैर्य रखो, कम से कम 5 साल का नजरिया रखो,
लंबी अवधि का सोचो। तो इन सब बातों को अगर मिलाएं, खुशी का मतलब, काबिलियत पर जोर, निवेश के ये सिद्धांत, चेकलिस्ट, तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि निवेश सिर्फ नंबर का खेल नहीं है? ये एक अनुशासित, सोची समझी रणनीति है जिसे हमारे जीवन के लक्ष्यों से जुड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। ये एक डिसिप्लिन है और इसी अनुशासन को बनाए रखने के लिए नोट्स एक निवेश नीति विवरण बनाने की सलाह देते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, आईपीएस। आईपीएस, ये क्या होता है? ये आपका अपना फाइनेंशियल रोड मैप जैसा है। आप लिखते हैं कि आपके लक्ष्य क्या हैं, रिटायरमेंट, घर, बच्चों की पढ़ाई वगैरह। आप कितना जोखिम ले सकते हैं, अपनी संपत्ति को अलग अलग एसेट्स में कैसे बांटेंगे, मतलब एसेट एलोकेशन, और कब पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। अच्छा, ये सब लिख लेना। हाँ, ये आपको भावनाओं में बहकर, खासकर जब बाजार में उथल-पुथल हो, गलत फैसले लेने से बचाता है, एक फ्रेमवर्क देता है। तो कुल मिलाकर ये नोट्स हमें याद दिला रहे हैं कि समझदारी से निवेश करना सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम पैसे को अपने जीवन के असली मकसदों से कैसे जोड़ते हैं, शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू पर कैसे फोकस करते हैं, और इस प्रोसेस में हम अपनी समझ और काबिलियत को कैसे बढ़ाते हैं। हाँ, और शायद सबसे बड़ा रिटर्न या मुनाफा वो सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि वो समझ है जो हमें खुद के बारे में, अपने मूल्यों के बारे में और दुनिया कैसे काम करती है, इसके बारे में मिलती है। जब हम सोच समझकर निवेश करते हैं और एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। और अंत में एक सवाल शायद सोचने लायक है, क्या निवेश के इस अनुशासन को सीखना जीवन में मूल्य यानी वैल्यू को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल देता है? नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, निवेश और हमारा अपना स्वभाव। हाँ, खासतौर पर वो आत्मविश्वास का भ्रम। बिल्कुल। हमारे पास 11 chapter.pdf से कुछ जानकारी है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम खुद को, मतलब जरूरत से ज्यादा काबिल समझ लेते हैं, और इसका असर हमारे निवेश के फैसलों पर कैसे पड़ता है। हाँ, शुरुआत एक बड़े ही रोचक अध्ययन से करते हैं। 1965 में सिएटल में कुछ ड्राइवरों का सर्वे हुआ। ये वो ड्राइवर थे जो अस्पताल में भर्ती थे, अपनी ही गलती से हुई दुर्घटना के कारण। अच्छा। हाँ, और उनमें से ज्यादातर, करीब 2/3, मानते थे कि दुर्घटना के वक्त वो सामान्य से बेहतर गाड़ी चला रहे थे। कमाल है, मतलब हकीकत सामने है, फिर भी ये मानना कि हम बेहतर थे। कुछ ने तो कहा कि वो एक्स्ट्रा अच्छे थे या 100% पर थे। वाह, ये अध्ययन काफी कुछ कहता है, हमारे खुद को आंकने के तरीके के बारे में। और ये बात सिर्फ उन ड्राइवरों की नहीं है। तो आप कह रही हैं कि ये हम सब में होता है, मतलब एक तरह की इंसानी फितरत है कि हम खुद को औसत से बेहतर समझते हैं। हाँ, काफी हद तक। एक और सर्वे में देखा गया कि जिन ड्राइवरों का रिकॉर्ड एकदम साफ था, उनमें से भी सोचिए 93% खुद को औसत से बेहतर ड्राइवर मानते थे। 93%? हाँ, इसी को मनोवैज्ञानिक अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और ये कई चीजों में दिखता है, ड्राइविंग, मजाक सुनाना, और हाँ, निवेश में भी। अच्छा, तो निवेश में ये अति आत्मविश्वास कैसे काम करता है, कैसे नजर आता है? देखिए, गैलप के पोल्स हुए हैं, उनमें निवेशकों ने लगातार ये उम्मीद जताई कि उनका अपना पोर्टफोलियो बाजार के औसत से ज्यादा रिटर्न देगा, भले ही बाजार नीचे जा रहा हो। हाँ, भले ही बाजार कैसा भी कर रहा हो। ये एक तरह का जरूरत से ज्यादा आशावाद है, जो शायद हमेशा तथ्यों पर आधारित न हो। समझ गया। तो अति आत्मविश्वास तो एक बात हुई, क्या और भी ऐसे मानसिक झुकाव हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। एक और बहुत अहम चीज है जिसे परिचित का मोह या होम बायस कहते हैं। परिचित का मोह मतलब हमें लगता है कि जिन कंपनियों या निवेशों को हम जानते पहचानते हैं, उनमें पैसा लगाना ज्यादा सेफ है। जैसे अपनी ही कंपनी के स्टॉक खरीद लेना। ओ हाँ, एनरॉन वाला केस याद आता है, वो तो बहुत दुखद था, है ना? बिल्कुल, बहुत दुखद। वहां कर्मचारियों ने अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 60%, अपनी ही कंपनी एनरॉन के स्टॉक्स में लगा रखा था। और जब कंपनी डूबी तो न सिर्फ उनकी नौकरी गई, बल्कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी भी लगभग स्वाहा हो गई। बाप रे! इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। रॉबर्ट जियोंग ने इसे सिर्फ परिचय प्रभाव कहा था, मियर एक्सपोजर इफेक्ट। सिर्फ परिचय प्रभाव? हाँ, जिन चीजों को हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, वो हमें ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा सुरक्षित लगने लगती हैं, भले ही असल में उनमें जोखिम ज्यादा क्यों ना हो। अच्छा, तो सिर्फ जान पहचान होना काफी नहीं है, ये सुरक्षा का झूठा एहसास भी दे सकता है।
एक और भ्रम का जिक्र था स्रोत में, नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये क्या है? ये वो सोच है कि हम उन घटनाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो असल में किस्मत या संयोग पर निर्भर है, पूरी तरह से रैंडम है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे लॉटरी का टिकट। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो नंबर खुद चुनेंगे तो उनकी जीतने की संभावना ज्यादा है। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। और स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग नंबर खुद चुनते हैं वो अपने टिकट को ज्यादा कीमत पर बेचने को तैयार होते हैं उन लोगों के मुकाबले जिन्हें मशीन से रैंडम नंबर मिलता है। उन्हें लगता है उनके चुने हुए नंबर में कुछ खास है। दिलचस्प। और निवेश में इसका क्या लेना देना है? क्या जैसे हम बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं या मार्केट टाइम करने की कोशिश करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। ये सोचना कि आप लगातार कुछ करके एक्टिव रहकर बाजार की चाल को नियंत्रित कर सकते हैं, ये अक्सर नियंत्रण के भ्रम का ही हिस्सा होता है। और इससे शायद जरूरत से ज्यादा खरीद फरोख्त हो जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। जो अक्सर फायदेमंद होने के बजाय नुकसान ही पहुंचाती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है। सही है। और आखिर में एक और चीज थी, पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह, हाइंडसाइट बायस। ये क्या भला है? अरे, ये तो बहुत कॉमन है। ये वो एहसास है कि अरे, मुझे तो पहले से ही पता था। हाँ, मैंने तो कहा ही था। सही पकड़ा। कोई घटना हो जाने के बाद पीछे मुड़कर देखना और सोचना कि इसका नतीजा तो बिल्कुल साफ था, पहले से ही पता था। जैसे 2000 का टेक बबल, जब वो फूटा तो बहुत से लोगों ने कहा हाँ, हमें तो पता ही था ये बबल है। जबकि शायद पहले वो खुद उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा रहे थे। बिल्कुल। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हमें भविष्य के बारे में झूठा आत्मविश्वास देता है। अच्छा, कैसे? अगर हमें लगता है कि हम अतीत को बिल्कुल सही समझ रहे थे, तो हमें ये भी लगने लगता है कि हम भविष्य का भी सही अंदाजा लगा सकते हैं, और हम अपनी पिछली गलतियों से सीखते भी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि निवेश करते समय हमारा अपना दिमाग ही हमें कई तरह से गुमराह कर सकता है। हाँ, अति आत्मविश्वास, परिचित का मोह, नियंत्रण का भ्रम और ये पश्चदृष्टि पूर्वाग्रह, ये सारे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। शायद निवेश में असली चुनौती बाहरी ताकतें जैसे बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है। असली चुनौती तो हमारी अपनी ये मानसिक प्रवृत्तियां हैं, इनको समझना और संभालना। हाँ, जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है शायद, कि जरूरी ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आप कितनी सटीकता से ये जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते, अपनी सीमाओं को पहचानना। ये बहुत गहरी बात है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। क्या हो अगर हर निवेश का फैसला लेने से पहले हम खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं ये वाकई जानता हूं या मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं जानता हूं? शायद इस सवाल का ईमानदार जवाब वही सबसे अच्छी निवेश सलाह साबित हो। अपने ज्ञान की हदों को पहचानना ही समझदारी भरे निवेश की तरफ पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है।